हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। और ये वो व्यवस्था है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग पहचान दिलाती है। क्या है ये व्यवस्था? यदि इसके की फीचर्स की अगर स्टार्ट में हम बैकग्राउंड के तौर पर बात करें तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बावजूद वहां पर रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। आ, कई बार हम लोग ये देखते हैं कि किसी किसी राज व्यवस्था के अंदर संविधान सर्वोच्च होता है और उस सर्वोच्च संविधान के हिसाब से शासन किया जाता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है और उसी संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के अनुसार जब शासन होता है तो उसको हम रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन कहते हैं, है ना। ये एक जनरल उसका मीनिंग है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। जब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रूल ऑफ लॉ को कनेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, एक मूलभूत विशेषता है। ब्रिटिश राज व्यवस्था को यदि हमें समझना है तो हमें वहां पर रूल ऑफ लॉ को भी समझना होगा। रूल ऑफ लॉ कोई नई आइडियोलॉजी या नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रिटिश कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मध्यकाल से ही, मिडाइवल पीरियड से ही वहां पर कानूनों की सर्वोपरिता थी, यानी कि कानूनों को सर्वोच्च माना गया। लेकिन ब्रिटिश काल, सॉरी, मिडाइवल पीरियड या मध्यकाल में जो कानून सर्वोच्च थे उनका नेचर अलग था। वो अलौकिक कानून या यूनिवर्सल लॉ के रूप में पहचाने जाते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्तमान के जो जो कानून बनाए जाते हैं व्यवस्थापिका या विधायिकाओं के द्वारा, वो जनता को ध्यान में रखते हुए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यथार्थ जो 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 सोसाइटी का यथार्थ है, रियलिटी है, उसको बेस बनाकर कानून व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन मिडाइवल पीरियड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो जिस लॉ को मान्यता प्रदान की गई थी वो अलौकिक कानून था और उसमें ईश्वरीय सत्ता को विशेष महत्व दिया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत, है ना। वो देवी सिद्धांत क्या कहता है कि राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और इसीलिए राजा ने जो कह दिया वो ईश्वर ने कह दिया, है ना। तो राजा के आदेश ईश्वर के आदेश हैं। तो एक प्रकार से ये जो नेचर है कानून का, जिसमें ईश्वरीय सत्ता का, प्राकृतिक सत्ता का अंश जोड़ दिया जाता है, उस रूप में कानून अलौकिक स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। तो मध्यकाल तक, मध्यकाल में जो कानून की सर्वोपरिता ब्रिटेन में प्रचलित थी वो उस अलौकिक कानून या यूनिवर्सल लॉ के रूप में प्रचलित थी। 16वीं शताब्दी से ब्रिटेन के अंदर कॉमन लॉ को सर्वोपरिता दी गई। कॉमन लॉ मतलब जिसका, ऐसा कानून जिसका संबंध आम लोगों से है, आम जनजीवन से है, आम लोगों की मान्यताओं से है और समाज की यथार्थता से है। ऐसे कानूनों को बल, जिनको कि कॉमन लॉ कहा गया, ऐसे कानूनों को सर्वोपरिता दी जानी चाहिए, ये मान्यता ब्रिटेन के अंदर 16वीं शताब्दी से बल पकड़ने लगी। और 1686 के अंदर, 1686 में वहां पर बिल ऑफ राइट्स, जिसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, एक कानून पारित किया गया बिल ऑफ राइट्स के नाम से। और उस कानून के माध्यम से, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से ब्रिटेन में कानून की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को स्टेब्लिश किया गया। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ के बारे में हम बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि रूल ऑफ लॉ एक्चुअल में है क्या, तो इसके लिए हमें एक विद्वान का नाम अपने दिमाग में रखना होगा और वो है A.V. डायसी। ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का काम A.V. डायसी ने किया था। हम कह सकते हैं कि डायसी विधि के शासन के प्रमुख व्याख्याकार रहे हैं।
उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने ब्रिटेन के संदर्भ में विधि के शासन को यानी कि रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उन्होंने रूल ऑफ लॉ के 3 अलग अलग अर्थ बताए। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संदर्भ में रूल ऑफ लॉ, जो कि जनरल कंटेक्स्ट से भी मिलते हैं रूल ऑफ लॉ के, ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में डाइसी ने विधि के शासन के 3 अर्थ बताए। पहला अर्थ क्या है, आप देखिएगा, ये जो बातें हैं उन बातों से वो मीनिंग साफ निकलकर सामने आता है। पहला, विधि के शासन का पहला अर्थ, किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता अथवा उसके शरीर अथवा उसकी संपत्ति को तब तक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक कि कानूनी प्रक्रिया से देश के सामान्य न्यायालय में यह सिद्ध हो जाए कि उसने किसी कानून की स्पष्ट उल्लंघना ना की हो। ये देखिए, एक बड़ी लंबी परिभाषा है, लेकिन अगर इसको हम स्प्लिट करें अलग अलग पार्ट्स में, तो इस पूरी डेफिनेशन से कुछ फीचर्स निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहली बात कि डाइसी की इस परिभाषा में यह बताया गया है कि विधि सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तब उस सर्वोच्चता का उल्लंघन होगा। जिस कानून को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जिस लॉ की सुप्रीमेसी स्टेब्लिश की गई है, अगर कोई व्यक्ति उस लॉ का उल्लंघन करता है, इसका मतलब उसने रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन की अनदेखी की गई है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को केवल और केवल न्यायालय के द्वारा दंडित किया जा सकता है। आप देखिए परिभाषा में क्या है, किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता, कब तक, जब तक कि न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। तो पहली बात, ये इस पूरी परिभाषा में विधि की सर्वोच्चता यानी कि कानून की सर्वोच्चता स्थापित हो रही है। दूसरी बात, ये कौन सिद्ध करेगा कि कानून की उल्लंघना हुई है, तो डाइसी कहते हैं कि ये न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा सिद्ध किया जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है। इसी को अगर हम एक उल्टे दूसरे स्वरूप में देखें तो क्या कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता है। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है। ध्यान रखना मेरी लैंग्वेज पर, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है, तब तक जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करे। अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करता है तब उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पुलिस के जेल में डालती है ना, वैसे व्यक्ति को घूमने फिरने की आजादी है, लेकिन जेल में डाल देंगे तो क्या होगा, वो घूमने फिरने की आजादी प्रतिबंधित हो जाएगी। तो ये उसकी आजादी उससे कब छीनी जा रही है, अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करके अपराध करता है, तब उससे उसकी ये आजादी, ये स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। तो कहने का मतलब, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता पर कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये बाउंडेशन तभी लग सकती है जब वो उसने किसी लॉ को वायलेट किया है या किसी कानून का उल्लंघन किया है। और इसी स्थिति में न्यायालय, कहने का मतलब अगर उसने लॉ का उल्लंघन किया है तो ये प्रूव कौन कर रहा है, ये न्यायालय, न्यायपालिका प्रूव कर रही है कि किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है। और न्यायालय ये प्रूव करते वक्त जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ध्यान रखना, कानूनी प्रक्रिया, लॉ की जो स्टेब्लिश प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि न्यायपालिका ने मनमाने तरीके से कह दिया कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। जो न्याय की प्रणाली है, जो न्याय की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से यदि न्यायपालिका में यह सिद्ध हो जाए कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, ऐसी ही स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है और विधि की सर्वोच्चता को बनाए रखा जा सकता है। यहां देखिए, आपको मैंने इस पूरी डेफिनेशन से 4 बातें बताई। पहली, विधि की सर्वोच्चता। दूसरी, दंड केवल न्यायालय देगा।
तीसरा, न्यायालय दंड तब देगा जब न्यायालय उचित कानून की प्रक्रिया से ये प्रूव कर दे कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है। और चौथा, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो व्यक्ति की जो लिबर्टी है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको सीमित, मर्यादित या बाधित किया जा सकता है। ये चारों कंडीशन एक साथ चलती है। रूल ऑफ लॉ के अंदर ये चारों परिस्थितियां एक साथ स्थापित होती है या एक साथ कंडक्ट होती है। अब इस पूरी परिभाषा से हम एक बात और कह सकते हैं विधि के शासन के संबंध में, कि अब जहां पर विधि का शासन है वहां पर कोई विशेष विधि नहीं है। विशेष विधि का मतलब कि किसी को भी प्रिविलेज प्रदान नहीं किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रुप जो डोमिनेट है या जिसके पास पावर है उसके लिए अलग लॉ होगा और कॉमन मैन के लिए अलग लॉ होगा। नहीं, रूल ऑफ लॉ के अंदर कोई विशेष विधि, कोई स्पेशल लॉ नहीं होगा। साथ ही साथ जो जुडिशरी है वो भी सबके लिए एक ही होगी। किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अलग से जुडिशरी को एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा और न ही डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी व्यक्ति, किसी पद या किसी क्लास को लेकर। यानी कि विशेष न्याय की व्यवस्था का भी कोई स्थान नहीं है। तो कहने का मतलब, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ना तो विशेष विधि होती है, ना ही विशेष न्यायालय होते हैं और ना ही विशेष न्याय की व्यवस्था होती है। एक समान कानूनी प्रक्रिया, एक समान न्यायिक व्यवस्था, एक समान कानून के आधार पर स्थापित की जाती है। ये रूल ऑफ लॉ की जो एवी डाइसी के द्वारा बताई गई है। डाइसी ने दूसरी परिभाषा दी है जो और महत्वपूर्ण है। डाइसी क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी हो, राज्य की सामान्य विधि के अधीन है और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, अलग अलग बातें कही है इस पूरी डेफिनेशन के अंदर डाइसी ने। पहली बात, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति का मतलब यहां पर हम क्या ले सकते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन, कल्चर, इन बेसिस के आधार पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और साथ ही साथ समाज में सबका स्टेटस अलग अलग होता है। किसी के पास पोस्ट होती है, कोई कॉमन मैन के रूप में रहता है, कोई राजा सम्राट है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई न्यायाधीश है ना। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पद, उसके पास कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, चाहे वो किसी सरकारी कार्यालय का बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, समाज में उसका स्टेटस चाहे कितना ही रेपुटेड क्यों ना हो, सब के सब कॉमन लॉ के अधीन है। मतलब क्यों कॉमन लॉ के अधीन है? क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, कानून की या विधि की सर्वोच्चता है। और जब विधि सर्वोच्च है, इसका मतलब सब के सब उस विधि के अधीन है। और इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, समाज में उसका कोई भी स्टेटस हो, अगर वो लॉ को वायलेट करता है, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है, तो जुडिशरी के तहत, जुडिशरी अपने ज्यूरिसडिक्शन के तहत उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सकती है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या बताया गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। जो पहली परिभाषा हम लोगों ने देखी थी उसमें था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता। और इस दूसरी परिभाषा में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एक लाइन में हम सेंस बता सकते हैं, वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। चाहे राजा हो, रंक हो, सार्वजनिक कर्मचारी हो, कॉमन मैन हो, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। ये विधि के समक्ष समता की बात, समानता की बात यहां पर की गई है। रंग, जाति, भाषा, वर्ण, रंग, जेंडर, किसी भी आधार पर लॉ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने विधि की उल्लंघना की है, विधि की अवहेलना की है, तो लॉ के समक्ष सभी बराबर है और सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। किसी के साथ
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक और बात जो हम लॉ के संदर्भ में बता सकते हैं। न केवल इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, हम यहां पर यह कह सकते हैं कि विधि के समक्ष सभी को समान संरक्षण भी प्राप्त है। रूल ऑफ लॉ में केवल अभी हम ये नहीं कह रहे कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसको दंडित किया जाएगा, नहीं। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, समाज में कोई भी उसका स्टेटस हो, उसको इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अनुसार समान संरक्षण हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी आधार पर विभेदिता रखता हो, हर व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये दूसरी बात जो यहां पर इस परिभाषा से देखने में आती है। अब यहां एक विशेष बात हम लोग देख सकते हैं। ब्रिटेन में जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो डाइसी ने कहा है कि वहां पर जनरल लॉ है, सामान्य कानून है, एक जैसी विधि है सभी के लिए। फ्रांस या कुछ और यूरोपीय कंट्रीज हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, प्रशासनिक कार्यालय कानून या प्रशासनिक न्यायालय भी हैं। प्रशासनिक का मतलब आप समझ सकते हो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, है ना, कि फ्रांस या जो दूसरे यूरोपियन स्टेट्स हैं वहां पर जनरल लॉ अलग है और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड लॉ अलग है। अगर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कोई वायलेशन हुआ है तो उसके लिए अलग से प्रशासकीय न्यायालय भी है। लेकिन जब हम ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो डाइसी ने यह कहा है कि वहां पर प्रशासकीय कानून या प्रशासकीय न्यायालय जैसी कोई वस्तु नहीं है। वहां पर केवल जनरल लॉ है, सामान्य कानून है, और उनका निवारण करने के लिए एक सामान्य न्यायपालिका है। हालांकि इसमें सत्यता कितनी है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम केवल डाइसी की चर्चा कर रहे हैं। डाइसी ये कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर केवल सामान्य कानून है, सामान्य न्यायालय है, और अन्य यूरोपीय देशों की तरह वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी नहीं है। तीसरी बात जो डाइसी की परिभाषा में नजर आती है, इसको भी ध्यान से समझना। डाइसी क्या कहते हैं कि हमारे यहां संवैधानिक विधि अर्थात वे नियम जो दूसरे देशों में संवैधानिक संहिता के स्वाभाविक अंग हैं, न्यायालयों द्वारा परिभाषित एवं प्रवर्तित व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत नहीं बल्कि परिणाम है। लैंग्वेज टिपिकल है, इसका मीनिंग बहुत इजी है, हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट से समझ सकते हैं। आप लोगों को पता है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार किसने प्रदान किए हैं? संविधान ने प्रदान किए हैं, है ना। एक अलग से मौलिक अधिकारों का सोर्स कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक अलग पार्ट के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगर हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिका के अंदर भी संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर दूसरे देशों की तरह नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान प्रदान नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डाइसी क्या कह रहे हैं कि जो दूसरे देशों में संवैधानिक संहिता के स्वाभाविक अंग हैं, जैसे कि भारत में, अमेरिका में मौलिक अधिकार संविधान के स्वाभाविक अंग है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में फिर भी नागरिकों को अधिकार, नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। तो वो आई कैसे? तो उसमें उसके लिए डाइसी कह रहे हैं कि न्यायालयों द्वारा परिभाषित, मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, लिबर्टी क्या होगी, ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये अलग अलग जजमेंट के अंदर जुडिशरी डिफाइन कर रही है। नागरिक अधिकार जो है वो अलग सोर्सेस से क्रिएट नहीं हो रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस से क्रिएट नहीं हो रहे। नागरिक अधिकारों को बताने का काम विधि के शासन के तहत जुडिशरी के द्वारा किया जा रहा है, न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है। लोगों के क्या अधिकार होंगे, क्या स्वतंत्रताएं होंगी, ये संविधान से इतर, संविधान से अलग न्यायपालिका के द्वारा निश्चित किए जा रहे हैं, उनके द्वारा सुरक्षित किए जा रहे हैं। सुरक्षित न केवल नागरिक अधिकारों को परिभाषित किया जा रहा है, बल्कि अगर नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनकी रक्षा भी न्यायपालिका के द्वारा की जा रही है।
भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मौलिक अधिकार भी संविधान दे रहा है और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी संविधान के तहत, आपको पता है आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके तहत हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में लोगों की स्वतंत्रताएं न्यायपालिका के द्वारा दी जा रही है। और न्यायपालिका कब देती है ये स्वतंत्रता? किसी भी रूल ऑफ लॉ के वॉयलेशन के से रिलेटेड अगर कोई केस न्यायपालिका में आ जाता है तो उसके जजमेंट के वक्त उन निर्णयों में यह परिभाषित किया जाता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है, उनकी स्वतंत्रताएं क्या है। तो इस रूप से न्यायिक विवादों के संदर्भ में न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को, नागरिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित भी करती है और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती है। डाइसी की इन तीन परिभाषाओं के आधार पर, जिन तीन अर्थों में डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया है ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में, अगर हम उसको कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर विधि यानी कि कानून सर्वोच्च है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी का मतलब क्या है? हम किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे उसके पास कोई भी पद हो, समाज में उसका कोई भी स्टेटस हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। कानून सर्वोच्च है और कानून सर्वोच्च होने के साथ साथ सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब यहां पर क्या है कि पूरे ब्रिटेन के अंदर यूनिवर्सली, सार्वभौमिक तौर पर यह कानून व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कोने पर ही, ब्रिटेन के किसी एक कोने पर ही या किसी एक वर्ग पर ही यह कानून लागू हो रहा है। यह कानून समस्त ब्रिटेन, जितनी भी उसकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी के ऊपर यह रूल ऑफ लॉ लागू होता है। कानून सर्वोच्च भी है और कानून सर्वव्यापी भी है ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में। अब यहां पर हम दो तरह की बात करते हैं। कानून को मोटे तौर पर दो तरह से हम समझ सकते हैं। कानून दो तरह से होते हैं, एक जिसको तत्वतः कानून कहा जाता है और दूसरा जिसको प्रक्रियात्मक कानून कहा जाता है। तत्वतः कानून का मतलब क्या है? तत्वतः कानून का मतलब जब कोई कानून किसी विषय के संदर्भ में मूल भावों से जुड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि चोरी करना अपराध है, किसी भी तरह की चोरी करना, चाहे वो पैसे की हो या किसी और संदर्भ में, तो यहां पर चोरी करने को हम तत्व के रूप में समझ सकते हैं। और दूसरा कानून है प्रक्रियात्मक, यानी कि किस तरह से उसका प्रोसीजरल पार्ट क्या है ना, कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे के साथ धोखाधड़ी करी है तो हम हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर धारा 420 लगेगी कि आपने कैसे इसको, इस दूसरे व्यक्ति को चीट किया, और अगर चीट किया है किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की है, तो अब आपको किस तरह से दंडित किया जाएगा। तो दो तरह के कानून हम मोटे तौर पर बता सकते हैं, एक तत्वतः कानून और दूसरा प्रक्रियात्मक कानून। ब्रिटेन में इन दोनों ही तरह के कानूनों की सर्वोच्चता है, दोनों ही तरह के कानून सर्वव्यापी है। तीसरी बात, हम जब रूल ऑफ लॉ की बताते हैं तो हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ के अंदर विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है। समानता की मतलब एक सोसाइटी के अंदर जितने भी बेसिस पर डाइवर्सिटी है, जितने भी आधारों पर विषमताएं या असमानता है, नेचुरल डाइवर्सिटी, उनको ध्यान में रखे बगैर सभी को इक्वल रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ में विधि के समक्ष समता की बात भी की जाती है। विधि के समक्ष सभी को समान संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। समान संरक्षण का मतलब अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति किसी भी क्लास का हो, विधि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी इक्वली। तो ये एक और रूल ऑफ लॉ का सामान्य अर्थ। विधि का शासन स्वेच्छाचारी शासन से मुक्ति दिलाता है, ये एक ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट गवर्नेंस। एब्सोल्यूट गवर्नेंस में क्या होता है, शासक जो है वो आम जनता पर अपनी इच्छा से शासन करता है, अपने आदेशों, अपने निर्देशों को सौंपता है। लेकिन अगर विधि का शासन है तो शासक स्वयं विधि के अधीन है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग ध्यान रखना,
विधि के शासन के अंदर शासक और शासित दोनों पर विधि का नियंत्रण होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम विधि के शासन की बात करते हैं तो विधि के शासन में शासक यानी कि जो शासन कर रहा है वो, और शासित यानी कि जिन पर शासन किया जा रहा है, दोनों कानून के अधीन होते हैं, दोनों पर कानून का नियंत्रण होता है, दोनों कानून के अनुसार आचरण और व्यवहार करते हैं। और जब इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित होती है तो हम कह सकते हैं कि लोगों को एब्सोल्यूट गवर्नेंस यानी कि स्वेच्छाचारी शासन से मुक्ति प्रदान प्राप्त होती है। ये एक और अर्थ जो हम रूल ऑफ लॉ का बता सकते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ में न्यायपालिका का काम है कि वो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा इक्वली करे। न केवल नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करे बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता को, उनके अधिकारों को परिभाषित भी करे। और इसके लिए ये काम कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रही है। इसी के लिए कानून के अनुसार ही अकॉर्डिंग टू लॉ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, अनबायस्ड होना भी जरूरी है और उसका एफिशिएंट होना भी जरूरी है। यानी कि कानून के शासन के तहत न्यायपालिका स्वतंत्र भी रहती है, न्यायपालिका निष्पक्ष भी रहती है और न्यायपालिका कुशलता से भी कार्य करती है ताकि वो कानून की रक्षा कर सके और कानून की सुप्रीमेसी को बनाए रख सके। तो ये विधि, हम कह सकते हैं कि विधि का शासन जो है वो न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किया जाता है। या हम ये, क्योंकि विधि बना कौन रहा है? विधि तो लेजिस्लेचर बना रही है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रही है। इसीलिए विधि के शासन की स्थापना न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। विधि के शासन को स्ट्रेंथन या मजबूती न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बात जो हम रूल ऑफ लॉ में बता सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग समझना, कई बार एक छोटे से शब्द का शब्द के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने दो शब्द लिख रखे हैं, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। ऑफ और बाय का अंतर है, लेकिन ऑफ और बाय के अंतर से पूरा अर्थ बदल जाता है। रूल ऑफ लॉ के अंदर अभी हमने क्या देखा था? विधि का शासन, विधि सर्वोच्च है। किसी भी राज्य के अंदर शासक और शासित सब विधि के अधीन रहकर काम करते हैं, है ना। एक छोटा सा अगर आप संक्षेप में अर्थ देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ में राज्य का शासक और शासित दोनों कानून या विधि के अधीन रहकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होती है, ये रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जब रूल बाय लॉ की बात करते हैं तो वो इससे अलग हो जाता है। क्या, कैसे अलग हो जाता है? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो किसी राज्य में एक राजा है और वो राजा अपनी मनमर्जी से कानून बनाता है और उन कानूनों को वो जनता पर थोपता है, जनता पर लागू करता है ना। कानून किसने बनाए? राजा ने बनाए। लागू किस पर कर रहा है? जनता पर। वो कानून उस राजा पर लागू नहीं है, लेकिन उस राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार लोगों को शासित किया जा रहा है। तो ये कौन सा व्यवस्था हुई? इसको हम कहते हैं रूल बाय लॉ, जिसमें शासक कानून के अधीन नहीं है। शासक ने कानून बनाया है और उन कानूनों से वो शासितों पर शासन कर रहा है। तो ये एक अंतर है रूल ऑफ लॉ जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होती है, लेकिन रूल बाय लॉ में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें शासक जो कि कानून बनाने वाला है वो उस कानूनों के अधीन नहीं है। तो जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ नहीं है। तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर हमारे लिए जानना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ क्या है और रूल बाय लॉ क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब हम लोग अभी देखा था हमने कि ब्रिटेन के अंदर लंबे समय से, मिडाइवल पीरियड से रूल ऑफ लॉ चल रहा है, मध्यकालीन शासन चल रहा है, विधि का शासन चल रहा है मध्यकाल से। लेकिन धीरे धीरे इस विधि के शासन के प्रभाव में कमी आई है।
जिस एवी डाइसी ने ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया था, खुद उन्होंने ये माना है कि ब्रिटेन के अंदर विधि के शासन के प्रभाव में कमी आई है। 1915 में डाइसी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश व्यवस्था के अंदर विधि के शासन के प्रति जो श्रद्धा, जो डिवोशन था, उसमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा गया है। तो ऐसे क्या कारण है कि ब्रिटेन में विधि के शासन में कमी आई है? उन कारणों को हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहली बात हम बता सकते हैं, कुछ विवेकीय शक्तियां ऐसी आई हैं, रेजिडुअल पावर्स, जिसके कारण रूल ऑफ लॉ के इंपैक्ट में, उसके प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। देखिए, पहले यानी कि 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के पहले एक थ्योरी प्रचलित थी जिसको अहरणीय अधिकारों का सिद्धांत कहा जाता था। अहरणीय अधिकारों के सिद्धांत का मतलब है कि लोगों को जो अधिकार दे दिए गए हैं या लोगों को जो अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त है, वो उनसे छीनी नहीं जा सकती, है ना। कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता जो कि उनको नेचुरली प्राप्त है। लेकिन 20th सेंचुरी से स्टेट का नेचर बदला है। स्टेट, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत तीव्रता से इमर्ज हुआ है, और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ सोशल सर्विस की फिलॉसफी भी, जिसको हम समाज सेवा और लोक कल्याण की भावना कहते हैं, वो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पर इमर्ज हुई। और इसीलिए एक सोसाइटी जिसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोगों का कल्याण करना जरूरी है, तो उसके लिए अलग अलग लॉज होना जरूरी है। उन लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग पावर्स होना जरूरी है। तो जो सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, उनको लोक कल्याण के लिए और समाज सेवा के लिए कुछ स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है। समाज के अंदर जो इकोनॉमिक और सोशल डिस्क्रिमिनिटी रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है, उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की आवश्यकता रही, जिसके चलते ब्रिटेन के अंदर कुछ विशेष स्पेशल प्रोविजन किए गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि रूल ऑफ लॉ में स्पेशल लॉ नहीं होते, किसी भी कैटेगरी के लिए विशेष लॉ नहीं होते हैं। लेकिन ये जो पब्लिक वेलफेयर और सोशल सर्विस की जो कॉन्सेप्ट आई, इसके माध्यम से ब्रिटेन के अंदर विशेष विवेकी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे विधि के शासन के प्रभाव में कमी आई। दूसरी बात हम बता सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त व्यवस्थापन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि कानून बनाने का काम तो व्यवस्थापिका का है, लेकिन जब व्यवस्थापिका का कार्यभार बढ़ जाता है तो वो अपने कानून बनाने की शक्ति को कार्यपालिका को सौंप देती है। किसी भी कानून की मोटी मोटी रूपरेखा व्यवस्थापिका बनाती है और उसके बाकी के नियम उपनियम बनाने का काम कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। जब से पब्लिक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, तब से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ी है। कार्यपालिका ने बहुत ज्यादा बार इस शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून बनाए हैं। और जब कार्यपालिका विधायी व्यवस्थापिका की या लेजिस्लेचर पावर का प्रयोग करने लग जाता है, तो उससे जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उनके पावर्स बढ़ जाते हैं और वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से कैसे उनको काम करना है, उनको ध्यान में रखते हुए वो कानूनों का निर्माण करते हैं। तो एक प्रकार से जिस व्यवस्थापिका को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त थी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण वो शक्ति किसके पास आ गई? वो एग्जीक्यूटिव के पास आ गई। और एग्जीक्यूटिव में भी किसके पास? जो स्थायी कार्यपालिका है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो वो अपने हिसाब से जब कानून बनाती है, कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही जब अपने हिसाब से कानून बनाती है, तो एक प्रकार से वो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन भी हो सकता है और कई बार होता भी है। इसीलिए एक विद्वान हुए हैं लॉर्ड हेवर्ट। लॉर्ड हेवर्ट ने क्या कहा है कि नौकरशाही जब कानून बनाती है तो वो एक प्रकार की नवीन निरंकुशता है। कि वो नवीन निरंकुशता कैसे? कि कार्यपालिका या ब्यूरोक्रेसी अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या कानूनों का निर्माण करती है और उससे जनरल लॉ, जो सामान्य विधि है, उसका पालन नहीं हो पाता। तीसरी बात जो हम इसके बारे में बता सकते हैं वो है सार्वजनिक पदाधिकारियों को सुरक्षा। विधि के शासन के अंदर ये कहा जाता है कि सभी समान हैं,
हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसकी स्थिति क्या हो, वो समान है। लेकिन ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कुछ कुछ कैटेगरीज को स्पेशल वेटेज मिला है। जैसे 1893 में सार्वजनिक पदाधिकारी सुरक्षा अधिनियम पारित किया। इसमें सिविल सर्वेंट्स को या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं उनको स्पेशल राइट्स प्रदान किए गए। उसी तरह से 1947 के अंदर क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट बना जिसने एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न किया। तो ये प्रोविजंस भी रूल ऑफ लॉ को वायलेट करते हैं, उसके प्रभाव में कमी करते हैं। ब्रिटेन के अंदर कुछ वर्ग विधि या व्यवसाय विधि भी है ना। जैसे हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबके लिए एक समान कानून होंगे। लेकिन जब हम ब्रिटिश व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर पर्टिकुलर कुछ क्लास के लिए अलग अलग लॉज हैं। जैसे आर्मी के लिए वहां पर अलग लॉ है, वहां पर जो रिलीजियस कम्युनिटी है पादरी, उनके लिए अलग रिलीजियस लॉ है, वहां पर जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनके लिए अलग से लॉ और अलग से इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और एक समान कानूनों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग लॉ है। तो ये प्रोविजंस क्या कर रहे हैं, ये प्रोविजंस बता रहे हैं कि समय और आवश्यकता के अनुसार ब्रिटिश सिस्टम में ऐसे प्रोविजंस आए हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को कमजोर किया है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सैन्य विधियां नहीं होनी चाहिए या रिलीजियस लॉ नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए। ये क्यों बने, ताकि इन पर्टिकुलर इन क्लासेस को एक अलग तरह से ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये इनका एक अपना अलग नेचर है, अलग फीचर है। तो उनको ट्रीट करने के लिए अलग से लॉ, अलग से सिस्टम बना है। लेकिन जब ये सिस्टम बना है, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ इफेक्ट हुआ है। यहां तक कि ब्रिटेन के अंदर संसद जो है वो कई बार, जो संसद का ये एक विशेष अधिकार है कि अगर उसके आदेशों का कोई हनन करता है, उसके विशेषाधिकारों का किसी ने हनन किया है, तो स्वयं पार्लियामेंट उनको सजा देती है। सजा देने का काम किसका है, जुडिशरी का है। लेकिन ये काम कौन कर रहा है, खुद पार्लियामेंट कर रही है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि ब्रिटेन के अंदर क्या है, वर्ग विधि है, व्यवसाय विधि है, जिसके चलते रूल ऑफ लॉ के प्रभाव में कमी आई है। अगली बात हम बता सकते हैं, ब्रिटेन में कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, है ना। जैसे सम्राट और न्यायाधीशों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार को किसी बात के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। सरकार कोई डिसीजन ले रही है और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है और सरकार उस विषय को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती है, तो गवर्नमेंट को बाउंड नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर कोई ब्यूरोक्रेट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कोई एक्शन लेता है, तो उस ब्यूरोक्रेट के ऊपर जुडिशरी में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये कुछ प्रिविलेज है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे प्रिविलेज या ऐसे प्रोविजंस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर जब ये प्रोविजंस हैं, इसका मतलब वहां पर रूल ऑफ लॉ का प्रभाव कुछ कम हुआ है। एक और चीज हम यहां पर बता सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हालांकि एवी डाइसी ने कहा था कि ब्रिटेन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी नहीं है, लेकिन ये उसका अपना एक देखने का नजरिया था। वास्तव में ब्रिटेन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। हेनरी अष्टम के समय से ही वहां पर प्रशासनिक विधि या प्रशासनिक न्यायालयों का अस्तित्व था। और वर्तमान में भी हम ये बता सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अर्ध विधायी यानी कि कानून बनाने का काम भी करती है और वो न्याय प्रदान करने का, अर्ध न्यायिक शक्तियों का भी प्रयोग करती है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं इसमें। 1919 का जो फाइनेंशियल एक्ट था, या 1920 का जो रोड एक्ट था, या जो एजुकेशन एक्ट है, ये बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से जुड़े हुए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बताते हैं कि ब्रिटेन के अंदर रूल ऑफ लॉ का प्रभाव कम हुआ है। इसी तरह से हम एक और चीज कह सकते हैं कि संसद ब्रिटेन में अंदर संसद सर्वोच्च है। संसद किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, किसी भी कानून में परिवर्तन ला सकती है, किसी भी नए कानून का निर्माण कर सकती है। तो जब संसद सर्वोच्च है तो विधि की सर्वोच्चता संदिग्ध बन जाती है। क्यों? क्योंकि संसद को किसी भी कानून के निर्माण, परिवर्तन, रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। यहां तक कि संसद नागरिक स्वतंत्रता की मर्यादा के लिए, नागरिक स्वतंत्रता को लिमिटेड करने के लिए एग्जीक्यूटिव को स्पेशल पावर भी दे सकती है।
संसद बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को नजरबंद करने का आदेश भी दे सकती है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस वहां पर हैं ब्रिटेन के अंदर, पार्लियामेंट को कुछ राइट्स हैं जो ये बताते हैं कि ब्रिटेन के अंदर रूल ऑफ लॉ का जो इम्पैक्ट है वो कुछ कम हुआ। इसके अलावा एक और प्रतिबंध हम बता सकते हैं, वो है इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून का। किसी भी राज्य के अंदर जो कानून वहां की व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय कानून के रूप में पहचान सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि विश्व के अंदर कोई भी राज्य पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। हर राज्य को एक दूसरे के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सहयोग, सामंजस्य, समन्वय स्थापित करना पड़ता है। विश्व व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी होती है, और वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से अपनी व्यवस्था को क्रियान्वित करती है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ब्रिटेन के अंदर जो है वो विधि के शासन को प्रभावित करते हैं। हालांकि आंतरिक व्यवस्था के लिए हम राष्ट्रीय विधि की सर्वोच्चता की बात कर सकते हैं, लेकिन कई अवसर ऐसे आते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन भी ब्रिटेन के अंदर किया जाता है, किया जाता रहा है और किया जाएगा। तो जब अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रभाव राष्ट्र के अंदर, ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलता है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश विधि के शासन की व्यवस्था को प्रभावित करता है। जैसे एक एग्जांपल की हम बात करें कि राजदूत, एम्बेसडर जो हैं, उनके ऊपर ब्रिटेन के अपने कानून लागू नहीं होते हैं। कोई विदेशी मेहमान, कोई विदेशी शासक अगर ब्रिटेन के अंदर जाता है तो उसके ऊपर ब्रिटेन के कानून लागू नहीं होते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय मानकों का, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं का प्रभाव है, जिसके चलते खुद ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की विधि प्रभावी नहीं रहती है। तो अंतरराष्ट्रीय कानून भी एक ऐसी व्यवस्था है जो विधि के शासन को प्रभावित करती है। इस पूरी बात के निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि भले ही ब्रिटेन के अंदर विधि के शासन का में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद आज भी ब्रिटिश राज व्यवस्था का एक स्वीकृत सिद्धांत है विधि का शासन। ब्रिटिश लोग इस विधि के शासन में पूरी तरह से आस्था रखते हैं और उनका मानना है कि विधि के शासन के तहत ही सामान्य जनता का और ब्रिटिश लोगों का कल्याण निहित है, और इसका पालन करते हुए ही वो ब्रिटिश व्यवस्था को, ब्रिटिश समाज को, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था के अंदर विधि के शासन का महत्व और उसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। भले ही उसके प्रभाव में कमी आई है, लेकिन उसका महत्व वैसा का वैसा, जैसा कि पहले था, वैसा का वैसा आज भी देखा जा सकता है।